हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर पीटासन अधिवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है। तो क्या सब्जेक्ट मैटर है और इसमें अभी तक क्या डायरेक्शन हुए कोर्ट के? अभी तक कोर्ट ने जो न्यायालय ने जो आदेश किए हैं, 3 तारीख को एक आदेश किया था जिसमें ये कहा था कि कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए और जो अधिकारी हैं वो उसके विरुद्ध जो भी नियम तोड़े हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। किंतु देखा गया कि माननीय जो लोग थे वो लोग अपने नियमित कार्यक्रमों पर अंकुश नहीं लगा रहे थे। एक 8 तारीख को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक आदेश पारित किया है, मतलब उसमें कोविड की गाइडलाइन है उसका उन्होंने नया एक सर्कुलेशन निकाल दिया कि सभाएं हो सकेंगी इस तरह का। हालांकि उसमें भी मैंने इस बात के लिए कहा था कि सभाएं हो सकेंगी, ये अपने लिए एक गाइडलाइन लेके आए हैं जो पूर्णतः अनुचित है। आम आदमी के लिए कानून नहीं, इनके लिए कानून। तो 3 तारीख के जो आदेश हुआ उसका वायलेंस तो हो ही रहा है, लेकिन 8 तारीख के बाद ये अपने आप के लिए और नए रूल लेके आ गए हैं जिसको मैंने चुनौती भी दी है। किन किन को पार्टी बनाया है? अभी मैंने जो पार्टी तो हमने पहले बनाया था, इसमें मैंने पार्टी बनाया है चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो एमपी हैं ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है एमपी के, और जो स्टेट होम मिनिस्ट्री है उनको पार्टी बनाया इसमें मैंने। अच्छा, तो जो अभी कोर्ट ने ये भी कहा है किन किन के खिलाफ एफआईआर हुई है उसका बताइए डिटेल। हाँ, कोर्ट ने एक जवाब पूछा है, जो शासकीय प्रशासन से पूछा है कि आपने किन किन के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है इसकी जानकारी दें, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो कल सरकार को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है जिसमें उनको ये दिखाना है कि कितने लोगों के विरुद्ध उन्होंने मामला दर्ज किया है और कितनों के विरुद्ध नहीं किया है। ठीक। संयुक्त संचालक उपाध्याय को मिली राहत। हाईकोर्ट के ग्वालियर के खंडपीठ ने उसके लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आर.के. उपाध्याय को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आर.के. उपाध्याय को अंतरिम राहत प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक का पद इन दोनों चर्चाओं में आ गया है। कुछ दिन पूर्व उज्जैन में पदस्थ आर.के. उपाध्याय को ग्वालियर में संयुक्त संचालक के पद पर स्थानांतरित किया गया। वहीं लगभग 3 वर्ष से संयुक्त संचालक के पद पर आसीन अरविंद सिंह को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया। उपाध्याय ने ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन कुछ समय बाद ही अरविंद सिंह का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अरविंद सिंह 29 सितंबर की शाम को कार्यालय पहुंचे और पुनः कार्यभार ग्रहण किया। इस पूरे घटनाक्रम को नियम विरुद्ध बताते हुए उपाध्याय ने याचिका दायर की और उनकी ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि 29 सितंबर को दोपहर में आचार संहिता लागू होने के बाद अरविंद सिंह का आदेश जारी किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बिना किसी उचित कारण के शासन द्वारा स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनको फौरी राहत देते हुए 29 सितंबर को जारी आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें अरविंद सिंह को पुनः ग्वालियर में संयुक्त संचालक के पद पर नियुक्ति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। आर.के. उपाध्याय जी हैं, क्या किस पद पे थे यहाँ, किस तरह से उनको राहत मिली? स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर श्री अरविंद सिंह जी ग्वालियर में पदस्थ थे, जिनका स्थानांतरण करके उन्हें छिंदवाड़ा भेज दिया गया था। परंतु इस बीच में आर.के. उपाध्याय जी को स्थानांतरित करके ग्वालियर में पोस्ट किया गया। कुछ समय पश्चात अरविंद सिंह जी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया और वापस से उन्होंने ग्वालियर में आके अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, जिसको चुनौती देते हुए आर.के. उपाध्याय जी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें कोर्ट ने उसे
गलत पाते हुए प्रथम दृष्टया आर के उपाध्याय जी को अंतरिम राहत प्रदान की है और अभी वो यहीं पदस्थ रहेंगे। ग्वालियर में जिस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के काम नहीं हुए हैं। विधायक और मंत्री विकास की योजनाएं लेकर जाते तो कमलनाथ जी दरवाजा बंद कर लेते थे। अब सरकार जाने पर पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था। जिस ग्वालियर के चंबल के अंचल में 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस को देकर सरकार बनाई, यह कहना है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, विकास के काम नहीं हुए। विधायक मंत्री विकास की योजना लेकर जाते तो कमलनाथ जी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अब सरकार जाने पर पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। जो मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल के साथ वादा खिलाफी करे और विकास की योजनाओं पर ध्यान नहीं दे, वह पूरे मध्य प्रदेश का गद्दार है। जिस ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटों में 26 सीटें कांग्रेस को देकर सरकार बनवाई, उनके जनप्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं, यह कहना है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया शनिवार को ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के रामकृष्ण मंडल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, गौरीशंकर बिसेन, माया सिंह, धीर सिंह तोमर, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, शरद गौतम, रामेश्वर भदौरिया, विजय सक्सेना, हरिमोहन पुरोहित सहित कई नेता उपस्थित थे। तो आज ये चुनाव मुन्नालाल गोयल जी का चुनाव नहीं है। उठिए मुन्नालाल, ये मुन्नालाल गोयल जी का चुनाव नहीं है। आप लोगों को समझना है कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। जनता ने मुझे सम्मान का ताज बनाया था कि मुन्नालाल गोयल को विधायक बनाने के बाद क्षेत्र की जनपेक्षाएं पूरी करेंगे, क्षेत्र की प्रति विकास की धारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 15 महीनों में क्षेत्र की प्रति विकास की धारा शून्य हो गई। सड़कें बेहाल, बिजली समस्या बेहाल, सीवर समस्या बेहाल, वाटर लाइन बेहाल। इस सब के लिए हमारे मुखिया थे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। कई बार मैं गया कि जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें जनादेश दिया है, सरकार को दिया है, विधायक को भी दिया है। वो जनादेश में जनता का सम्मान छिपा हुआ है, जनता का अपमान हो रहा है। वो काम नहीं होंगे तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन 15 महीनों में एक काम मेरी काम हुआ, एक काम। तो अपमान किसका हो रहा था? अपमान मेरे साथ साथ मेरी जनता का ही हो रहा था कि जनता ने मुझे चुना था। जनता चाहती थी सड़कें ठीक हो, जनता चाहती थी सीवर लाइन ठीक हो, वाटर लाइन ठीक हो, मुर्रा नदी जो हमारी बहल नदी है योजना वो स्वीकार हो। बिजली समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर, जिससे एक साल के अंदर 1 दर्जन नौजवान करंट से मरे, उस समस्या का निदान हो। एक समस्या का निदान नहीं हुआ। हमने अपने सिंधिया जी से कहा था कि हमारा साथ क्षेत्र की जनता का अपमान हो रहा है और ध्यान रहे कि क्षेत्रीय प्रगति विकास के लिए मुझे विधानसभा के बाहर भी धरना देना पड़ा था, जिसलिए जनता के सम्मान के लिए जनता ने मुझे चुना था और मेरा सम्मान जनता का टूट रहा था। आप मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप अपने आप अनुभव कर रहे हो। मैं अगर कुछ कहूँ तो आप कहेंगे कि स्वयं की बात स्वयं की जा रही है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आप हो, विश्लेषण आपको करना है, कमेंट्री आपको करना है। मुझे अपना धर्म निभाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है, मुझे सच्चाई उनके समक्ष रखना है। जो मेरा धर्म है वो मैं निभा रहा हूँ और जो आपका धर्म है वो आप निभा रहे हो। पहली बार आप पोलिंग स्तर पर गए, मैंने तहसील और जिले स्तर पर जाने तो क्या अंतर होगा? देखिए, कठिनाई है कि आप मुझे फॉलो नहीं करते हो। अगर मुझे आप फॉलो करते 20 साल तो आप ये ना कहते। मेरे हर चुनाव में मैं पोलिंग स्तर तक गया हूँ, हर चुनाव में पोलिंग कार्यकर्ता की मेरी बैठक हुई है, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने जो कहा मंच से, मान, सम्मान, पहचान और स्वाभिमान, ये 4 अगर हम कार्यकर्ताओं के समक्ष उनके सामने हम नतमस्तक होंगे तो कार्यकर्ता खड़ा होगा
पार्टी खड़ी होगी और जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। हाँ, ये सही है कि सारे विधानसभा में मैं नहीं गया हूँ और मेरी प्रवृत्ति सदैव रही है कि पोलिंग कार्यकर्ता जहाँ मेरा संसदीय क्षेत्र था मैं सदैव गया। हाँ, पर अच्छी बात है ना, जितना ज़मीन के पास जुड़ोगे वहीं तो जितना मजबूत होगे, जितना हवाई में उड़ते रहोगे वहीं जनता से कटते जाओगे। हाँ, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि जरूरी है, आप भी मानते हो जरूरी है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं किसी की गंभीर आरोप का गंभीर जवाब नहीं देने वाला। गंभीर जवाब जनता देगी और 3 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके साथ। बहुत धन्यवाद। ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र के कोटेश्वर मंडल के पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया। आज ये सेवक आपकी वजह से यहाँ पे 5 आदमी 7 आदमी जो संगठन ने व्यवस्था तय की हो वो गेट पर श्रीमंत को लेने जाएंगे। बाकी हम अपने चंदू सेन जी, चाहे मैं सबसे कह रहा हूँ, जरूर वोट की आवाज लगाएं, क्योंकि नारे नहीं है, मंत्र है। भारत के राष्ट्रीय माता की उस विशाल व्यक्तित्व के धनी इन्होंने, मैं ये कह सकता हूं, ये सेवक बहुत नजदीक से मैंने देखा है कि अपने लिए नहीं, आप सम्मानित साथियों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान करने की क्षमता है। ऐसे नेतृत्व श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और वो इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि नेतृत्व उतना ही मजबूत होता है जितना मजबूत जमीनी कार्यकर्ता होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि तो मेरा तो पारिवारिक संबंध है। इस पार्टी को स्थापित करने में बड़ी राजमाता साहब ने अपना तन और मन के भगवान बाहुबली मंगल तीर्थ धाम पर विश्व शांति महामंडल विधान में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना जारी है। चौथे और अंतिम पद की स्थापना की ओर, चौथा और अंतिम पद आ जाइए सभी लोग।
सिद्धि सिद्धि भूषित गुणी जननायक भगवान चतुसखी दिनंदाय अत्र समुदन आहारन ओम निवरनवदत चतुसखी दिनंदाय अत्र स्थापन ओम निवरनवदत चतुसखी दिनंदाय अत्र चतुर्थ वावस सन्निधि के स्थापन परिपुष्टम जनम शिवामी। आइए अपने अपने स्थान पर जाइए सब। हम और आप इसमें 64 नृत्यों का बहुत सुंदर यहाँ पर अर्थ चला रहे हैं 64 नृत्यों को, और ये 64 नृत्यों को जो अर्थ चलाएंगे आपको बताएं, रिद्धिधारी जिन परमात्मा की जो भक्ति मन से करे उसको दुर्गति नहीं जाना पड़ता, नियम से सदगति की प्राप्ति अर्थात भूमि जैसे कार्य में उसका जन्म होता है जहाँ की आयु कम से कम 1 करोड़ वर्ष की। शरीर में जीवन पर्यंत बुढ़ापा नहीं आता। रवि जी, जिन परमात्मा की रिद्धिधारी से जिन भगवान की भक्ति करने का फल कि कोई रोग शोक नहीं होता, कोई आदि व्याधि नहीं होती, शरीर सर्वांग सुंदर रहते हुए, और वहां जैसे कि उसका नाम है भोग भूमि काल, तो निरंतर वहां भोगों को वो भोगते रहते हैं। ऐसे भोग भूमि में जन्म लेने का फल केवल मात्र या रिद्धिधारी जिन परमात्मा की भक्ति का फल है। और आपको बताएं अंतिम मुख्य बात कि जो भोग भूमि में जन्म लेते हैं उन जीवों को कभी दुर्गति नहीं जाती। भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव भोग भूमि से दुर्गति नहीं जाती। क्यों? वो जीव नियम से सुनना ध्यान से, वो जीव नियम से मर करके अगर जन्म लेंगे तो केवल देव पर क्यों? कि वह भोग भूमि में जीवन को कसाय भाव तीव्र नहीं होता, तो उस मंद कसाय के कारण उनका नियम से सारे के सारे जीव मर करके स्वर्ग में जाते हैं। अगर हम और आप चाहते हैं, या क्या साथ निकला इस बात में, क्या समझ में आई कि अगर चाहते हो, ये बहुत सुंदर बात है, 15 तारीख को इस बात को बताएंगे सबके बीच में, बहुत गजब की बात है। और ये सुंदर बात अगर आपको सुनना हो तो 15 तारीख को जरूर आना, ध्यान मत भूलना। आपको आने वाले जीवन में हमारा जीवन कैसा हो, क्या सुने अंकुर जी, आने वाले जीवन में हमारा जीवन कैसा हो, हमारे से तात्पर्य आप सबका जीवन कैसा हो, हमें किस तरीके से जीवन जीना है, क्या करना है, ये जीवन का लक्ष्य हम आपको 15 तारीख को बताएंगे। संविधान का सार आपको 15 तारीख के बीच में कि हमारे आने वाला जीवन कैसा हो और आने वाला भाव कैसा हो, क्योंकि आने वाले भावों में ये पंचम काल, दुखमा काल, छठवां काल और दुखमा काल, और पहला काल भी दुखमा काल, और उसके बाद जो दूसरा काल आएगा वो दुखमा काल, और फिर मिलेगा हमको तीर्थंकरों का समागम। तो इन 4 कालों में हम क्या करें, हमारा जीवन कैसा हो, ये बात आपको 15 तारीख के बीच रखेंगे। आप ध्यान रखना, अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो 15 तारीख को आना मत भूलना। आपको बताएं एक और विशेष बात, सुनिएगा ध्यान से, और आपको बताएं एक विशेष बात। लोकतंत्र बचाओ यात्रा ग्वालियर आई। इस यात्रा के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी देने आए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता की। किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोकतंत्र का जो इन्होंने हत्या की है, जिन्होंने संविधान को खतरे में पहुंचाया है, हम साधु समाज उनका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई, और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। इसलिए संत समाज इनका विरोध करता है। सभी 25 विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं और अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में हम लोग के पास जनता आती है और कहती है कि वास्तव महाराज हम लोग से पूछना था, इन्होंने हमसे पूछा नहीं, अब बेंगलोर वोट मांगना है तो बेंगलोर जाएं, हमारे पास ना, ये जनता का कहना है। और हम लोग भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान पर उतरे हैं। केवल 25 विधानसभाओं में जाएंगे जहाँ जहाँ इन्होंने गद्दारी की। अभी क्या देखते हैं, क्या अवैध खनन दावा क्या है आपका, कैसे आप इनकी जमानत जब्त कराएं? नहीं, हमारा ये है कि जिस ढंग से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, यदि इनको करना ही था तो बहुत आंदोलन थे, जनता के सामने आते, विधानसभा में, अपनी विधानसभा में आके उनसे पूछते, बजाय बेंगलोर में आके आप क्या करते रहे। और फिर बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा आप इस्तीफा भेज रहे हैं, तो दाल में काला तो है। इसलिए जिस ढंग से खरीद फरोख्त की आपने करके और सरकार गिराई है, और भ्रष्ट शिवराज सरकार जिन्होंने
नोटों की सरकार बनी है, 25 गद्दारों की सरकार है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा इतिहास होगा कि बिना विधायक के अधिकांश मंत्री बने हुए हैं, अधिकांश मंत्री बने हुए हैं। इनको लोभ प्रलोभन दिया है। जनता जनार्दन को अब सबक सिखाएगी। उपचुनाव में हम साधु समाज ये तिरंगा झंडा लेके और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। जनता से अनुरोध करेंगे और जनता इसको ये सबक सिखाएगी। क्या जमानत जब्त कराने की बात? देखिए, आगे और भी मैं कहना चाहता हूँ कि और इनमें जो गद्दारों का महागद्दार है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बेईमानी और जिस ढंग से गलत तरीका काम करवाया है, इन 25 खुद तो गए हैं और 25 गद्दार, मैं तो कहता हूं कि इन्होंने अपनी नाक तो कटवाई से सिंधिया जी ने, और 25 गद्दारों की भी कटवा दी। आने वाले समय में ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना यहाँ के ना वहाँ के, क्योंकि इन्होंने इस देश के साथ और इस प्रदेश के साथ गलत किया। कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। जब वास्तु तो बात आएगी तो तिलमिलाएंगे, तो हम उनको क्षमा करते हैं कि वो तिलमिलाते रहें। गद्दारों को तो नहीं आने देंगे, न जनता आने देगी। अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उपचुनाव धर्म और अधर्म का हो गया है। एक तरफ धर्म है जहाँ जनता जनार्दन वोटर्स साधु संत और सत्य खड़ा है, और एक तरफ अधर्म है जहाँ भ्रष्ट शिवराज सरकार 25 गद्दार और असत्य खड़ा है। अब जनता को तय करना है कि धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। धर्म कैसे आ गया राजनीति में? धर्म के साथ राजनीति, धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म के साथ राजनीति को ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा गद्दारी पर नहीं करना चाहिए जैसे की है। ये अधर्म का काम किया है इन्होंने। रावण की रास्ता से आकर के राम जी की तो बात करते हैं और रावण की आस्था से सरकार बनाते हैं। अरे आओ ना आप मैदान में, आप क्या कर रहे हैं? आप 25 गद्दारों से मिलके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाएंगे जनता की चुनी हुई सरकार को? आप बताइए, जब 15 साल शिवराज को दिए थे, यदि 5 साल और देना होते तो देते, जनता ने नहीं दिया। जनता ने कमलनाथ सरकार को दिया, तो फिर इनको गिराने का क्या अधिकार? अरे भाई, आप राजनीति कहते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीति होती है। यदि ये तो होती है तो जो हो वो हो जाए। हम लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, इस प्रदेश को बचाएंगे। भारत के संविधान की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। जनता का कर्तव्य जनता भी करेगी, हम भी करेंगे, आपको भी करना चाहिए। धन्यवाद। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए